वन और वन्य जीवन का संरक्षण। लड़की, इसका मतलब है कि हमें पौधों और जानवरों की रक्षा करने की जरूरत है, लेकिन इन्हें संरक्षित करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? माँ, उन्हें संरक्षित करने के बहुत सारे तरीके हैं। राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभयारण्यों और जीव मंडल अभयारण्य को निर्धारित करके सरकार ने भी उन्हें संरक्षित करने के कदम उठाए हैं। लड़का, ये क्या है? क्या आप विस्तार से बता सकते हैं? माँ, मैं तुम्हें उनके बारे में समझाती हूँ। अभयारण्य वे क्षेत्र हैं जहाँ जानवरों को उनको और उनके निवास स्थान को किसी भी विघ्न से सुरक्षित रखा जाता है, और राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीवन के लिए आरक्षित वे क्षेत्र होते हैं जहाँ वे स्वतंत्र रूप से निवास करते हैं और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। जबकि एक जीव मंडल या बायोस्फीयर अभयारण्य वन्य जीवन, पौधों और पशु संसाधन और क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए संरक्षित भूमि का एक बड़ा क्षेत्र होता है। वनों की कटाई। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि वृक्ष प्रकृति का संतुलन बनाने में मदद करते हैं। यदि हम इन पेड़ों को काट दें तो इसका असर जल चक्र को प्रभावित करता है। वनों की कटाई और इसके कारण। लड़की, ये पौधे प्रकृति में बहुतायत से मौजूद हैं। उनके अस्तित्व पर किस प्रकार खतरा है? प्यारी बिटिया, वे कई कारणों से खतरे का सामना कर रहे हैं। वर्तमान परिदृश्य में पौधे बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए काटे जा रहे हैं। शहरीकरण और औद्योगिकरण की मांग को पूरा करने के क्रम में पेड़ों की कटाई को वनों की कटाई कहा जाता है। वनों को साफ कर दिया जाता है और इस भूमि को फसल की उपज और उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि भूमि में परिवर्तित कर दिया जाता है। घरों और कारखानों का निर्माण। जनसंख्या में जैसे जैसे वृद्धि होती जाती है, घरों और मानव के उपभोग के लिए सामग्री निर्माण के लिए कारखानों की जरूरत में भी वृद्धि होती जाती है और अंतिम परिणाम जंगलों का विनाश होता है। फर्नीचर का निर्माण या लकड़ी का जलावन के रूप में उपयोग। पेड़ हमें लकड़ी प्रदान करते हैं जो कि फर्नीचर और अन्य उत्पादों के निर्माण में उपयोग किया जाता है। वनों की कटाई के परिणाम। लड़का, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। यदि वनों की कटाई को नियंत्रित नहीं किया जाता है तो क्या होगा? ठीक है बेटा, वनों की कटाई के बहुत से परिणाम होते हैं और यदि उन पर ध्यान नहीं दिया गया तो इससे कई समस्याएं पैदा होंगी। मैं उन्हें आपको समझाता हूँ। वायु प्रदूषण। वनों की कटाई से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ जाता है, जिससे वायु प्रदूषण उत्पन्न होता है। इस प्रदूषित हवा का जीव जंतुओं पर कई रोगजनक प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण विभिन्न रोगों और विकारों का जन्म होता है। मरुस्थलीकरण। पौधे मिट्टी को बांधने में मदद करते हैं और इन पौधों के अभाव में बाढ़ ऊपरी मिट्टी को बहा ले जाती है, जिससे मृदा क्षरण होता है। ऊपरी मिट्टी सबसे उपजाऊ परत होती है। यदि यह धुल जाती है तो निचली परतों में खाद कम होती है और उपजाऊ भूमि रेगिस्तान में तब्दील हो सकती है। मिट्टी की जल धारणा क्षमता कम हो जाती है, जिससे उसकी रिसाव दर में कमी आ जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, बॉक्स ए की मिट्टी बॉक्स बी की तुलना में पानी की एक बड़ी मात्रा को अवशोषित करने में सक्षम है। ग्लोबल वार्मिंग। पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर लेते हैं। पेड़ों के कम होने का मतलब होगा कार्बन डाइऑक्साइड की कम खपत होना। यह कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी से परावर्तित गर्मी की किरणों को रोक लेती है, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है या ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। मानव की गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि करती है। सूखा। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होने से जल चक्र बाधित हो जाता है। वनों की कटाई के कारण वर्षा प्रभावित हो सकती है, जिससे बाद में भूजल स्तर भी नीचे गिर सकता है। यह सूखे को भी जन्म दे सकता है। लड़की, इसका मतलब यह है केवल पौधे हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं? क्या वनों की कटाई के कारण जानवर भी प्रभावित होते हैं? माँ, हाँ प्यारी, जंगल इन जानवरों के निवास स्थान हैं। यदि जंगलों को काट दिया जाता है तो वे बेघर हो जाएंगे और अंत में
भोजन और आश्रय की तलाश में शहरों की ओर आएंगे।